वेलकम डियर रॉकेट्स, देखते हैं वॉकिंग डेड का सीजन 3 अंदर। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो वॉकिंग डेड सीजन 3 की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि सीजन 2 के एंड के बाद अब कई महीने बीत चुके हैं। रिक की पूरी टीम को अपनी जगह चेंज करते रहना पड़ता है क्योंकि हर जगह ज़ॉम्बीज़ आते जाते रहते हैं। डॉक्टर के घर पर वो जितने आराम से रहते थे उस तरह की सेफ्टी इनको और कहीं नहीं मिली। वो जहाँ जाते हैं वहाँ के ज़ॉम्बीज़ को मारकर खाने की चीजें लूटने में लग जाते हैं। वैसे भी इनको रोज का खाना नहीं मिलता, वो 2-3 दिन में एक बार खाते हैं। एक जगह पर डेरल को एक उल्लू मिल जाता है जिसे पकाकर वो खाने लगता है, लेकिन जल्द ही उस घर को भी ज़ॉम्बीज़ घेरने लगते हैं और उन्हें ये घर भी छोड़कर भागना पड़ जाता है। ऐसे ही बंजारों की तरह जी रहे होते हैं ये लोग। इसी बीच लॉरी की डिलीवरी का वक्त भी नजदीक आ जाता है, तो रिक उसे किसी सेफ जगह पर रखना चाहता है ताकि डिलीवरी के बाद भी उसे कुछ दिन का आराम मिल जाए, क्योंकि इस तरह भागते भागते तो उसका बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन रिक इस बात को लेकर बहुत परेशान होता है कि कहाँ ढूंढूं मैं बढ़िया जगह। अब एक दिन वो और डेरल शिकार पर जंगल के अंदर जाते हैं तो वहाँ उनको एक बड़ा जेल दिखता है। काश इस जगह को पहले देख लिया होता, क्योंकि जेल के चारों ओर फेंस लगा होता है और इससे ज्यादा सेफ जगह तो कहीं हो नहीं सकती। फेंस को क्रॉस करके ज़ॉम्बीज़ आ नहीं सकते। अब इनको जेल के अंदर के ज़ॉम्बीज़ को पहले खत्म करना होगा, और तो और जेल के अंदर खाना और वेपन्स भी होने के बहुत चांसेस है, इसीलिए वो जेल में घुसने की कोशिश में लग जाते हैं। दूसरी ओर मिशोन नाम की एक औरत को दिखाते हैं जो बिल्कुल एक तेज धार वाले कटाना ब्लेड से मेडिकल में डेरा लगाए हुए होती है और ज़ॉम्बीज़ को मारकर वहाँ से एस्प्रिन टैबलेट ले लेती है। फिर वो एक जगह जाती है जहाँ एंड्रिया होती है। बिना हाथ वाले ज़ॉम्बीज़ भी वहीं पर बंधे होते हैं। असल में सीजन 2 के एंड में जिसने एंड्रिया को ज़ॉम्बी से बचाया था वो मिशोन थी। वो एंड्रिया का ट्रीटमेंट करना चाहती है, लेकिन यहाँ उसकी कोई सहूलियत नहीं है दोस्तों, इसलिए वो एंड्रिया को लेकर कहीं और जा रही होती है और अपने 2 पालतू ज़ॉम्बीज़ को भी गधों की तरह यूज करती है। और यहाँ रिक की टीम जेल के बाहर खड़े सारे ज़ॉम्बीज़ को मारकर जेल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जाहिर है जेल के अंदर भी कई ज़ॉम्बीज़ होंगे, इसीलिए वो जेल का हर कोना छान मारकर ज़ॉम्बीज़ को खत्म करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच डॉक्टर वहाँ से भागने की सोचता है। एक ज़ॉम्बी मरा पड़ा होता है, लेकिन अचानक वो डॉक्टर का पैर पकड़कर काट लेता है। लगता है वो पूरी तरह मरा नहीं था। ये लोग तुरंत उस ज़ॉम्बी को मारकर डॉक्टर के पैर पर एक बेल्ट को टाइट बांधकर उनके पैर को वैसा ही काट देते हैं। लेकिन अचानक कुछ आवाजें आती हैं तो ये लोग चौंक जाते हैं कि जरूर ज़ॉम्बीज़ आए होंगे, लेकिन ये ज़ॉम्बी नहीं है, जेल के असली कैदी हैं। और क्योंकि वो शहर के अंदर थे तो ज़ॉम्बीज़ से सेफ थे। ये लोग उनको छुड़ाते हैं तो बिनी नाम का एक कैदी इन पर गन तान देता है, लेकिन फिर रिक उन्हें बाहर ले जाकर दिखाता है कि ये देखो, ये है दुनिया की हालत। वो समझ जाते हैं कि एक वायरस ने पूरी दुनिया को मिटा दिया है। वो रिक से पूछता है कि तुम लोग बाहर कब जाओगे। रिक कहता है कि हम कहीं नहीं जाने वाले, ये जगह हमारे लिए सेफ है और यहाँ जो खाना है उसमें से आधा हमारा और आधा तुम लोगों का है। तुम देखो, हमारे मामले में टांग मत अड़ाना, हम तुम्हारे मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे। बिनी भी मान जाता है। यहाँ डॉक्टर के कटे हुए पैर से बहुत खून निकलता है, लेकिन कैरोल उसका इलाज कर रही होती है क्योंकि डॉक्टर ने उसको सब कुछ सिखा दिया था। और अब लॉरी की डिलीवरी भी कैरोल ही करने वाली है। तभी रिक का बेटा कार्ल जेल के अंदर मेडिकल फैसिलिटी से बहुत सारा कॉटन बैंडेजेस और ढेर सारे मेडिसिन लेकर आ जाता है, जिनको देखकर सभी बड़े खुश होते हैं कि चलो काम की चीज तो है। लेकिन लॉरी उसको डांटती है कि तुम अकेले क्यों गए थे वहाँ पर। आखिरकार थोड़ी देर के बाद डॉक्टर खतरे से बाहर आ जाता है और अब वो यकीनन ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। रिक की टीम और बिनी की टीम मिलकर पूरे जेल में चेक करते हैं और जहाँ जहाँ ज़ॉम्बी दिखते हैं उनको मार डालते हैं। अचानक बिनी के एक आदमी को ज़ॉम्बी की वजह से खरोंच लग जाती है। खरोंच से कोई ज़ॉम्बी नहीं बनता, लेकिन बिनी बेवजह उसको मार देता है और कहता है कि खरोंच से भी ये ज़ॉम्बी बन सकता था। इस बात पर रिक को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। यही नहीं, बिनी ज़ॉम्बी को मारने के बहाने रिक पर भी वार करने की कोशिश करता है और ज़ॉम्बी को रिक पर धकेल देता है, लेकिन फिर कहता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया था भाई, गलती से हो गया। लेकिन रिक दोस्तों उसका मकसद समझ चुका था और वो एक चाकू उसके सर के बीचों बीच मारकर उसकी जान ले लेता है। बाकी कैदी तो उससे लड़ने लग जाते हैं तो वो सभी को मार डालते हैं। सिर्फ 2 लोग बचते हैं जो अच्छा आदमी मालूम पड़ते हैं, इसलिए रिक उनको छोड़ देता है और उनको थोड़ा खाना देकर कहता है हमारे मामले में तुम दोनों दखल मत दो, लेकिन जहाँ भी हो सेफ रहना, समझे, जाओ यहाँ से। अब दूसरी ओर मिशोन एंड्रिया और मिशोन का बोझ ढोने वाले 2 ज़ॉम्बी को दिखाते हैं। अचानक एक हेलीकॉप्टर किसी खराबी के कारण क्रैश हो जाता है। ये लोग तुरंत वहाँ पर जाने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर गाड़ी में कुछ आदमी पहुँचते हैं और उसको देखकर एंड्रिया और मिशोन छुप जाती है। क्रैश में जो लोग मरे होते हैं वो सभी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। गाड़ी में जो आदमी आए थे वो उन ज़ॉम्बी को शूट करने लगते हैं, लेकिन मिशोन और एंड्रिया नहीं जानती कि मरने के बाद सभी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इनको तो अभी ये पता है कि अगर कोई ज़ॉम्बी किसी को काटे तभी वो आदमी ज़ॉम्बी बनेगा, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन सब की बॉडी में ज़ॉम्बी वायरस पहले से है, तो जो कैसे भी मरेगा वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। अब इसी बीच मिशोन के 2 ज़ॉम्बीज़ जो उनके लिए पोर्टर का काम कर रहे थे उन्हें चेन से बांधा होता है। उनके हिलने से चेन की आवाज आती है। फिर कोई रास्ता न पाकर मिशोन उन दोनों ज़ॉम्बीज़ को शूट कर देती है, लेकिन फिर भी उस आवाज को सुनकर एक आदमी गन पॉइंट पर इनको पकड़ लेता है और ये कोई और नहीं, मरिल है दोस्तों।
मतलब डेरिल का भाई, जिसे रिक ने शहर की एक बिल्डिंग पर हथकड़ी पहनाकर मरने के लिए छोड़ दिया था। याद होगा आपको? वो अपना हाथ काट कर वहाँ से बच निकला था। वो जिंदा है और कटे हुए हाथ की जगह पर उसने एक चाकू सेट किया हुआ है। इसी बीच एंड्रिया बेहोश हो जाती है और मरिल इन दोनों को अपनी जगह पर लेकर जाता है। वहाँ पर होते हैं बहुत सारे सोल्जर्स और लगभग एक मिनी टाउन जैसा लगता है दोस्तों। वो इस जगह को टाउन का रूप देकर इसे बखूबी चला रहा है ये आदमी, जो कि खुद को गवर्नर कहता है, और मरिल इसके लिए ही काम करता है। लेकिन मिशोन को गवर्नर से चिढ़ होती है और वो पूछती है कि हेलीकॉप्टर के पायलट को आपने मारा क्यों? उसे तो किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा था। तब गवर्नर बताता है कि ज़ॉम्बी वायरस हम सब के अंदर आ चुका है। अब ज़ॉम्बी काटे या ना काटे, मरने के बाद इस सभी को ज़ॉम्बी बनना है। तुम दोनों आराम करो, जब भी यहाँ से जाना चाहोगी तो जा सकती हो। ये कहकर गवर्नर एक पायलट के पास जाता है, जो कि उस हेलीकॉप्टर क्रैश में जिंदा बच गया था। गवर्नर पूछता है कि तुम्हारे साथ जो लोग थे वो कहाँ पर हैं? तुम जगह बताओगे तो मैं उनको लेकर यहाँ पर आ जाऊंगा, क्योंकि ये जगह सबके लिए सेफ है। इस पर वो पायलट उनकी लोकेशन बताता है। दूसरी ओर मिशोन ने अपने जिन 2 ज़ॉम्बीज़ को मार डाला था, वो उन्हें मिल्टन नाम के एक रिसर्चर को देती है, जो कि गवर्नर के लिए काम करता है। मिल्टन गवर्नर को बताता है कि मिशोन ने इन 2 ज़ॉम्बीज़ की हैबिट्स को ही बदल डाला है। उसने इनके निचले जबड़े को ही काट डाला, जिसकी वजह से ये ज़ॉम्बी किसी को नहीं काट पाते। और क्योंकि उन दोनों के हाथ नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाए और मिशोन की हर बात मानने लगे थे। मिशोन तो उन्हें लगभग अपना पालतू जानवर बना चुकी थी, जो उसके लिए हर समय काम करते थे। और अब गवर्नर को भी आइडिया सोचता है कि क्यों ना ज़ॉम्बीज़ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। फिर गवर्नर उस पायलट के बताए हुए लोकेशन पर जाता है, जहाँ पर कई सोल्जर्स होते हैं, जिनके पास तरह तरह के गन्स और दूसरे वेपन्स भी हैं। गवर्नर उनसे बात करने लगता है, लेकिन असल में उसके आदमियों ने इन सोल्जर्स को घेर लिया था और वो अंधाधुंध शूट करके सारे सोल्जर्स को मार डालता है। फिर उनके वेपन्स को लूट लेता है। लेकिन इस टाउन के लोग गवर्नर को बहुत भला आदमी समझते हैं कि वो इनकी सुरक्षा कर रहा है। वो नहीं जानते कि ये आदमी इस टाउन का लगभग राजा बन बैठा है और अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए ये टाउन के बाहर नॉर्मल इंसानों की जान ले रहा है। यही नहीं, उसने अपने घर में कई ग्लास बॉक्सेस में किसी लिक्विड के अंदर ह्यूमंस के सर रखे होते हैं। और वो पायलट जो घायल हो गया था ना, उसकी भी जान लेकर उसका कटा हुआ सर यहाँ पर रखा हुआ है। लगता है लोगों का सर कलेक्ट करना इसकी हॉबी है और ये एक साइको किस्म का आदमी है। दूसरी ओर जेल में दिखाते हैं तो रिक और उसकी टीम सेफ रहती है। डॉक्टर की हालत में सुधार आ जाता है और अब वो थोड़ा चल भी लेता है। और आज है लॉरी के डिलीवरी का दिन, यानी कि होने के चांसेस है आज, और कैरोल भी डिलीवरी करने के लिए तैयार होती है। और तभी वो 2 कैदी आते हैं जिनको रिक ने जिंदा छोड़ दिया था। वो कहते हैं कि देखिए भाई साहब, हम अलग नहीं रहना चाहते, आप हमें भी अपने साथ रहने दीजिए। हम आपको परेशान नहीं करेंगे बल्कि आपकी मदद ही करेंगे। और रिक दोस्तों इन पर विश्वास नहीं करना चाहता और कहता है कि तुम लोग अपनी जगह पे रहो या फिर यहाँ से चले जाओ, हमारे साथ रहने का देखो कोई सवाल ही नहीं उठता। और यहाँ पर मरिल एंड्रिया से डॉक्टर के फार्म के बारे में जान लेता है और अपने भाई डेरिल को ढूंढने के लिए वहाँ जाने लगता है। लेकिन इसी बीच लगता है कि एंडी और गवर्नर के बीच नजदीकियां बढ़ रही है। जेल में अचानक सायरन बजता है और कई दरवाजे खुल जाते हैं, जिस वजह से कई ज़ॉम्बीज़ अंदर आने लगते हैं। रिक को 2 कैदियों पर शक होता है कि पक्का उन्होंने ही दरवाजा खोल दिया होगा, पर वो तो कहते हैं कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। अब इन्हें न सिर्फ दरवाजे बंद करने हैं बल्कि इन ज़ॉम्बीज़ को खत्म करके खुद को सेफ भी करना है। रिक और उसकी टीम के लोग अपनी अपनी जगहों पर छुप जाते हैं। लॉरी, कार्ल और मैगी एक सेल में सेफ हो जाते हैं। डॉक्टर और कैरोल भी सेफ होते हैं। रिक, टी-डॉग, ग्लेन, डेरिल ये सभी ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं। टी-डॉग तो एक एक करके सारे दरवाजे बंद कर देता है, लेकिन आखिरी दरवाजा बंद करते वक्त एक ज़ॉम्बी पीछे से उसे काट लेता है और अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन इस हालत में भी वो दूसरों को बचाता है। असल में रिक ने कैदियों के लीडर बिनी को मार डाला और उसके साथियों को खत्म कर दिया था, लेकिन एक आदमी जिंदा बच गया था, जिसने रिक की टीम से बदला लेने के लिए ही ये दरवाजे खोल दिए थे। वो आदमी तो रिक का कत्ल करने की भी कोशिश करता है, लेकिन तब वो 2 कैदी जिन्हें रिक ने जिंदा छोड़ दिया था, वो रिक की मदद करने के लिए आ जाते हैं और फाइनली उस आदमी को मार डालते हैं। साथ ही वो रिक को एक गन भी देते हैं और तब जाकर रिक को उन पर विश्वास होता है। एक और तो ये लोग ज़ॉम्बी का सफाई कर रहे होते हैं, तो दूसरी ओर लॉरी डिलीवरी का पेन बर्दाश्त कर रही होती है। लेकिन इस वक्त कैरोल उसके साथ नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है। और मैगी जो लॉरी के साथ है वो थोड़ी नर्वस होती है कि अब डिलीवरी कैसे होगी। उसको जो भी नॉलेज होती है वो कहती है देखो बच्चे को अच्छे से पुश करो, लेकिन वो नहीं कर पाती और कोई रास्ता न पाकर मैगी को लॉरी का पेट काट कर बच्चा निकालना पड़ता है। हालांकि वो नहीं जानती कि ऐसा करने से लॉरी मर भी सकती है। आखिर वो बच्चे को निकाल लेती है और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है। ओहो, लॉरी मर जाती है दोस्तों। मैगी बच्चे को लेकर बाहर आती है। अब लॉरी मरने के बाद ज़ॉम्बी बन जाएगी और कार्ल ये बात जानता है दोस्तों, इसीलिए जैसे उसकी माँ ज़ॉम्बी बनती है तो वो उसे शूट करके बाहर आ जाता है। जैसे तैसे सारे ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर दिया जाता है। टी-डॉग भी बेचारा मर चुका था। अब मैगी के हाथ में बच्चे को देखकर रिक बड़ा खुश होता है और पूछता है कि लॉरी कैसी है। मैगी बिल्कुल चुप रहती है। रिक समझ जाता है कि लॉरी मर चुकी है। बड़ा दुखी होता है वो। अब दूसरी ओर गवर्नर टाउन के लोगों को पार्टी दे रहा होता है। इसी बीच मिशोन गवर्नर के कमरे में जाकर अपना कटाना ब्लेड वापस ले लेती है और पीछे की तरफ से बाहर आ जाती है।
तो वो उसको लालच देता है कि तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो, हमारे साथ यहीं पर रहो, मिलकर काम करेंगे। पर वो इनकार कर देती है और गवर्नर के गले में चाकू दबाकर धमकाती है कि मुझे जाने दो चुपचाप। तभी एंड्रिया मिशोन को रोकती है कि देखो ये जगह सेफ है, खाना भी मिलता है यहाँ पर, तुम यहाँ से जाना क्यों चाहती हो? लेकिन मिशोन उसकी बात नहीं मानती और चुपचाप बाहर निकल जाती है। अब रात को सारे ज़ॉम्बीज़ को एक जगह पर इकट्ठा करके गवर्नर को एक गेम शो चलाता है। असल में गवर्नर के आदमियों ने ज़ॉम्बीज़ के सारे दांत निकाल दिए थे और बहुत अजीब हरकतें करने लग जाते हैं वो। एंड्रिया को भी अब गवर्नर से डर लगता है, पर गवर्नर कहता है कि ऐसा करने से लोगों के बीच ज़ॉम्बीज़ का डर कम होगा और ये उसी की ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं लोगों को। यहाँ जेल में वो दो कैदी रिक और उसकी टीम की हर तरह से मदद करते हैं। मैगी और डैरल बच्चे की जरूरत की सारी चीजें लेकर आ जाते हैं। डैरल को तो उस बच्चे से बड़ा लगाव होता है। रिक भी गुस्से में अंदर आते हर ज़ॉम्बी को पकड़कर बहुत ही वायलेंटली मारता रहता है क्योंकि उसे अपनी वाइफ की मौत का गुस्सा है दोस्तों। तभी अचानक वहाँ पर फोन रिंग करता है। रिक तुरंत ही फोन उठाता है तो उस तरफ से कोई औरत बोलती है। रिक पूछता है क्या आपकी जगह सेफ है? हमारे साथ छोटे बच्चे हैं, हम रहने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ रहे हैं, क्या आपके पास कोई सेफ जगह है? वो औरत अपने साथियों से पूछकर 2 घंटे बाद फोन करने का प्रॉमिस करती है और बाद में वो कॉल करके पूछती भी है कि मैं ये कैसे विश्वास कर लूं कि तुम बुरे लोग नहीं हो। रिक कहता है कि देखिए हम बुरे नहीं है, हमारे पास एक नवजात बच्चा है, प्लीज हमें प्रोटेक्ट कीजिए। औरत पूछती है तुम्हारी वाइफ कैसे मरी ये बताओ। रिक तो शॉक हो जाता है कि आपको कैसे पता मेरी वाइफ मर चुकी है, और इस पर वो औरत बिना कुछ कहे कॉल काट देती है दोस्तों। लगता है कोई घोल है यहाँ पर। और जब डॉक्टर आता है तो रिक उन्हें इस फोन कॉल के बारे में बताता है। वो रिसीवर कान में रखकर कहता है कि फोन तो डेड है, जरूर तुम्हें वहम हुआ होगा कि इस पर कॉल आया था। डॉक्टर के जाने के बाद फिर से फोन रिंग होता है और इस बार उसकी मरी हुई वाइफ लॉरी बात करती है। रिक को साफ पता चल जाता है कि वो अपनी वाइफ की मौत से परेशान है और इसीलिए उसको ऐसा वहम हो रहा है। वो फोन रखकर जरा शांत हो जाता है। अब दूसरी ओर गवर्नर ने मिशन को खत्म करने के लिए मरिल और दूसरे आदमियों को भेजा था। वो मिशन को ढूंढकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन मिशन तो उनसे बड़ी शातिरी से लड़ती है। होता यह है कि इनकी आवाज को सुनकर कई ज़ॉम्बीज़ भी वहाँ पर आ जाते हैं और अब वो आदमी मिशन से लड़ने के बजाय ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ लड़ाई में जुट जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी का खून मिशन पर गिरता है, लेकिन वो उस खून से लथपथ ही वहाँ से बच निकलती है। गवर्नर के आदमियों में से सिर्फ मरिल जिंदा बचता है, बाकी सब मर जाते हैं। वो मिशन को खत्म करने की ठान लेता है और उसका पीछा करना शुरू करता है। इसी बीच मिशन रियलाइज करती है कि ज़ॉम्बीज़ उसका कुछ नहीं कर रहे थे। असल में उसके ऊपर ज़ॉम्बीज़ का खून लगा हुआ था, तो ज़ॉम्बीज़ उसे कुछ नहीं करेंगे, तो ज़ॉम्बीज़ उसे भी ज़ॉम्बी समझकर आगे निकल जाते हैं। अब वो एक टाउन में पहुंचती है जहां ग्लेन और मैगी होते हैं, जो कि रिक के छोटे बच्चे के लिए कुछ चीजें लेने के लिए आए होते हैं। इतने में मरिल वहां पर आ जाता है और ग्लेन को देखकर एकदम शॉक और पूछता है कि मेरा भाई डैरल कहाँ पर है, मुझे उसके पास लेकर चलो प्लीज। लेकिन ग्लेन साफ मना कर देता है क्योंकि वो जानता है मरिल बहुत ही बुरा आदमी है और उसकी रिक के साथ दुश्मनी भी है। अगर वो मरिल को लेकर गए तो वो इनके ग्रुप के लिए खतरा बन सकता है, ये बातें ये सोच लेते हैं। लेकिन मरिल मैगी को गन पॉइंट पर बंदी बनाता है और उन्हें धमकाकर गवर्नर के पास लेकर जाता है। मिशोन तो छुप कर ये सब कुछ देख रही होती है। ग्लेन और मैगी जो चीजें लेने के लिए आए थे उन सबको लेकर मिशोन सीधे जेल जाकर रिक से मिलती है। वो बताती है कि तुम्हारे 2 लोगों को एक आदमी पकड़ कर लेकर गया है और मैं उसकी जगह भी जानती हूँ। अब मैगी और ग्लेन को बचाने के लिए रिक मिशन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ गवर्नर की जगह पर मरिल ग्लेन को चेयर के साथ बांधकर उसे बहुत मारता है कि तुम्हारे साथी कहाँ पर है बताओ, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। इतना ही नहीं, मरिल गवर्नर से झूठ बोल देता है कि मिशन मर गई, हालांकि वो तो मिशन को पकड़ नहीं पाया था। फिर मरिल ग्लेन के कमरे में ज़ॉम्बी को छोड़ देता है और ग्लेन जिस चेयर पर बैठा होता है वो उसे दीवार पर पटक पटक कर तोड़ देता है और लकड़ी के नुकीले टुकड़ों से ज़ॉम्बी को मार डालता है। दूसरी ओर मिल्टन को दिखाते हैं जो गवर्नर के लिए रिसर्च कर रहा था। वो टाउन के एक बूढ़े आदमी पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। असल में इन लोगों ने इस आदमी को जानबूझकर एक ज़ॉम्बी बाइट का शिकार बनाया और अब ये ज़ॉम्बी बनने वाला है। लेकिन ये लोग रिसर्च करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ज़ॉम्बी बनने के बाद भी किसी के माइंड में ह्यूमन कॉन्शियसनेस आ सकता है या फिर नहीं। असल में गवर्नर की बेटी ज़ॉम्बी बन गई है, उसे ठीक करने के लिए ही गवर्नर ये सारी रिसर्च करवा रहा है। इसी बीच वो ग्लेन को जान से मारने की धमकी देते हैं तो मैगी घबराकर उन्हें सच बता देती है कि हम जंगल के बीच एक जेल में हैं और हम सिर्फ 10 लोग बचे हुए हैं। लेकिन गवर्नर को लगता है कि महज 10 लोग उतने बड़े जेल के सारे ज़ॉम्बीज़ को खत्म नहीं कर सके होंगे, जरूर वहाँ पर और भी लोग होंगे। इसीलिए वो अपने आदमियों को जेल जाकर देखने को कहता है कि वहाँ पता लगाओ। लेकिन इसी बीच रिक अपने कुछ साथियों के साथ गवर्नर के घर के पास आ चुका था और क्योंकि यहाँ काफी पहरा है तो वो ठीक मौके का इंतजार करते हुए वहीं पर छुपे होते हैं। अब इसी बीच जंगल में एक सर्वाइवर ग्रुप को दिखाते हैं जो ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है।
एक ज़ॉम्बी एक सर्वाइवर की वाइफ को काट देता है, लेकिन वो किसी तरह बचकर जेल के पिछले हिस्से से जेल के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ का दरवाजा और दीवार टूटे पड़े थे। पर इस बात से बेखबर रिक के साथ ही जेल के अंदर खुद को सेफ समझकर बैठे होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर, उसकी दूसरी बेटी बेथ, कार्ल और भी कुछ लोग जेल में होते हैं। कार्ल उस सर्वाइवर ग्रुप को देख लेता है और कहता है कि मेरे साथ आओ, एक सेफ जगह बताता हूँ। ये कहकर वो उन्हें एक सेल के अंदर लेकर जाता है और वहाँ उन्हें बंद कर दिया जाता है। अब वो सर्वाइवर जिसकी वाइफ को ज़ॉम्बी ने काट दिया था, वो दिल पर पत्थर रखकर अपनी वाइफ को जान से मार डालता है। साथ ही वो सेल खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ल और दूसरे लोग कहते हैं जब तक हमें तुम लोगों पर विश्वास नहीं होता, हम सेल नहीं खोलेंगे। तुम्हें टाइम पर खाना देते रहेंगे, कोई बात नहीं, घबराओ मत। और इस तरह सर्वाइवर ग्रुप वहीं पर रहने लग जाता है, क्योंकि उन्हें इस बात की तसल्ली होती है कि यहाँ कम से कम वो सेफ तो है। अब दूसरी ओर गवर्नर ग्लेन और मैगी को मार डालना चाहता है, क्योंकि अगर उन्हें एंड्रिया ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एंड्रिया इनको देखकर पहचान लेगी ना दोस्तों। गवर्नर एंड्रिया के साथ बहुत ही क्लोज हो जाता है। अब इससे पहले कि वो ग्लेन और मैगी की जान लेते, रिक और उसके साथ ही उन्हें मारकर ग्लेन और मैगी को बचा लेते हैं। ये हलचल सुनकर एंड्रिया उनको देखने जाती है, लेकिन गवर्नर उससे झूठ बोलता है कि जेल से निकले हुए कुछ कैदी हमारे लोगों के साथ लड़ रहे हैं, तुम फिक्र मत करो, मेरे आदमी उनको ठिकाने लगा देंगे। एंड्रिया नहीं जानती कि असल में रिक और उसके साथ ही यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ मिशन को दिखाते हैं तो गवर्नर की जान लेने के लिए उसके वो कमरे में छुपी होती है। तभी एक सीक्रेट कमरे का दरवाजा खोलती है, जहाँ गवर्नर ने कई लोगों के कटे हुए सर ग्लास बॉक्सेस में रखे होते हैं। वहाँ गवर्नर की बेटी भी होती है जो ज़ॉम्बी है। तभी वहाँ पर गवर्नर आ जाता है और मिशन से विनती करता है कि प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करो, पर मिशन उसकी बात को अनसुना करके उसकी बेटी को जान से मार डालती है और गवर्नर की एक आंख भी नोचकर वहाँ से निकल जाती है। अब गवर्नर को मरिल पर गुस्सा आता है, क्योंकि उसने कहा था कि मिशन मर चुकी है। गवर्नर लोगों से कहता है कि मरिल जानबूझकर उन लोगों को यहाँ पर लेकर आया था, इस वजह से लोग भड़क जाते हैं और मरिल को खत्म करने की मांग करते हैं। अब दूसरी ओर रिक और उसके साथी मैगी और ग्लेन को तो बचा लेते हैं, लेकिन डेरल जो रिक के साथ ही आया था उसे गवर्नर के आदमी पकड़ लेते हैं। अब दोनों भाई यानी मरिल और डेरल आमने सामने होते हैं, और वो भी कई दिन के बाद। गवर्नर कहता है कि सुनो मरिल, मुझे अब भी तुम पर शक है। अगर तुम अपने भाई को मार डालोगे तो मुझे तुम पर विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे वफादार हो। अपनी वफादारी साबित करने के लिए मरिल अपने भाई डेरल को मारने लगता है दोस्तों, लेकिन दोनों जानते हैं कि इनमें से चाहे जो भी जीते, गवर्नर आखिर में दोनों को ही मार डालेगा। पर इससे पहले कि गवर्नर का प्लान सफल होता, रिक और उसके साथ ही मरिल और डेरल को बचाकर जेल लेकर आ रहे होते हैं। यहाँ पर ग्लेन और मिशन इसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो मरिल का असली रूप देख चुके थे कि वो कितना बेकार आदमी है, और उसने यहाँ तक कि ग्लेन को भी बहुत मारा था। तब डेरल कहता है कि मुझे लगता है ये लोग मेरे भाई से डर रहे हैं, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं और मरिल अलग हो जाएंगे और अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे। रिक को भी उसकी बात माननी पड़ती है और दोनों भाई वहाँ से अपने रास्ते निकल जाते हैं। यहाँ गवर्नर के दिल में बदले की आग जल रही होती है, और वो कैसे भी करके जेल पहुंचकर रिक और उसके साथियों का खात्मा करना चाहता है। उसकी बेटी तो अब जिंदा नहीं रही, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस टाउन के लोग जिए या मरे। वो अपने आदमियों को लेकर जेल के लिए निकल जाता है। दूसरे लोग भी जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड्रिया उनको रोकते हुए कहती है बाहर बहुत खतरा है, अगर हम बाहर गए तो अलग अलग ग्रुप्स में बंट जाएंगे और ज़ॉम्बीज़ के हाथों फिर अल्टीमेटली मारे जाएंगे, इसीलिए इस टाउन के अंदर रहना ही हमारे लिए सेफ होगा। फिर लोग उसकी बात मानकर टाउन में ही रहने लग जाते हैं। इसी बीच रिक और उसके साथ ही जेल वापस पहुंचते हैं। वो सबको बताता है कि डेरल और मरिल हम सबसे अलग हो चुके हैं। साथ ही रिक उस नए सर्वाइवर ग्रुप को भी जेल से निकल जाने के लिए कह देता है, लेकिन तब डॉक्टर कहता है कि तुम जिस गवर्नर से दुश्मनी मोल लेकर आए हो वो चुप नहीं रहेगा, जरूर हम पर हमला करेगा, तो हमें और लोगों की जरूरत तो पड़ेगी। ये नया सर्वाइवर ग्रुप हमारे लिए काम आएगा, क्या सोचते हो? इस पर रिक भी मान जाता है, लेकिन तब उसे अपनी वाइफ का इल्यूजन दिखता है और वो पागल की तरह चिल्लाने लग जाता है। साथ ही वहाँ पर दूसरी ओर मरिल और डेरल को एक कपल दिखते हैं जो अपने छोटे बच्चे के साथ हैं और उन्हें ज़ॉम्बी ने घेर लिया है। और अब डेरल जो दिल का बहुत ही अच्छा है, वो उस परिवार को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज़ को मार डालता है। यहाँ से निकल जाओ, इसे मैं देख लूंगा। मरिल कहता है कि भाई ये तुझे क्या हो गया है, तू इतना रहमदिल कब से हो गया? डेरल कहता है कि भाई मैं ऐसा ही हूँ समझे, इस वक्त मेरे दोस्तों को मेरी जरूरत है और मैं वापस जेल जाने वाला हूँ। अगर तुम्हें आना है तो अपना रवैया बदलो और एक अच्छा आदमी बनकर मेरे साथ चलो, वरना यही मरो इस जंगल में। अरे ठीक है चलता हूँ। ये कहकर मरिल भी उसके साथ जेल की ओर आ जाता है और फिर जेल में गवर्नर के हमले से खुद को बचाने की पूरी तैयारियां चल रही होती है। लेकिन रिक को दोस्तों अभी भी लॉरी के इल्यूजन्स आते रहते हैं और वो जेल से बाहर चला जाता है। तभी होता यह है कि गवर्नर अपने आदमियों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और अपना हमला भी शुरू करता है। वो तो एक बड़े वैन में ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ को लेकर जेल के बाहर छोड़ देता है और वापस अपनी जगह पे चला जाता है। रिक की टीम ज़ॉम्बीज़ को मारने लग जाती है, लेकिन जब रिक बाहर आता है जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं,
तो रिक को उनको शूट करना पड़ता है, लेकिन उसके गन में बुलेट्स खत्म हो जाते हैं। एंड वक्त पर डेरिल और मरिल वहाँ पर पहुँचते हैं और तब वो रिक को बचाते हैं। और अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि जेल के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। ये लोग ज्यादातर ज़ॉम्बीज का सफाया करके वापस जेल के अंदर सेफ हो जाते हैं। साथ ही मरिल को सेल में बंद करके रखते हैं क्योंकि उन्हें अब भी उस पर विश्वास नहीं है। और अब मरिल बताता है कि गवर्नर चाहता तो इसी हमले में हम सबको मार सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो हमें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। वो एक नंबर का साइको आदमी है। ये सुनकर सभी को थोड़ा डर लग जाता है। वहाँ गवर्नर तो सच में अगले हमले की पूरी तैयारी में होता है। और जब एंड्रिया को पता चलता है कि उसके साथ ही जिंदा है तो वो कहती है कि मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। गवर्नर कहता है कि ठीक है, पर तुम अकेली मत जाओ, मिल्टन को लेकर जाओ अपने साथ। फिर वो रास्ते में एक ज़ॉम्बी को पकड़कर उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं और उसे अपना नौकर बनाकर रखते हैं, जैसा कि मिशोन ने उन 2 ज़ॉम्बी के साथ किया था। इसी बीच उस सर्वाइवर ग्रुप के कुछ लोग इनसे मिलते हैं और कहते हैं कि हम एक सेफ जगह की तलाश कर रहे हैं। मिल्टन तो उन्हें गवर्नर के पास लेकर जाता है और एंड्रिया अपने नौकर ज़ॉम्बी को लेकर अकेले ही जेल पहुंच जाती है। पहले तो ज़ॉम्बी को देखकर सभी घबराते हैं, लेकिन पीछे एंड्रिया आती है तो वो उसको अंदर ले लेते हैं। फिर वो एंड्रिया को भी बताते हैं कि लॉरी मर चुकी है, लेकिन उसका एक प्यारा सा बच्चा हुआ है जो जिंदा है। वो ये भी बताते हैं कि गवर्नर ने हम पर हमला किया। तब जाकर एंड्रिया को गवर्नर की असलियत पता चलती है। कैरोल एंड्रिया से कहती है कि सुनो, तुम तो गवर्नर के साथ क्लोज हो गई थी, ठीक मौका पाकर उसको मार क्यों नहीं देती तुम। इनकी सारी बातें जहन में रख लेती है एंड्रिया और लॉरी के बच्चे को वो बड़े चाव से उठा लेती है। फिर अपने दोस्तों से विदा लेकर वापस गवर्नर के यहाँ पहुँचती है। उसके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं होता, जिसकी वजह से किसी को शक की कोई गुंजाइश नहीं होती कि उसे गवर्नर की असलियत पता चल गई। रात को जब वो गवर्नर के साथ सोई होती है तो वो गवर्नर को जान से मारने की सोचती है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती। अगर गवर्नर मर गया तो इस टाउन के लोग डर के मारे न जाने क्या कर बैठेंगे और फिर ये टाउन जो सबके लिए सेफ है वो अनसेफ हो जाएगा। यहाँ पर और लोग आ जाएंगे। तो दोस्तों, उसे गवर्नर की नहीं बल्कि यहाँ के लोगों और उनकी सेफ्टी की फिक्र होती है, इसीलिए वो गवर्नर को नहीं मारती। वहाँ पर रिक गवर्नर के अगले हमले का मुकाबला करने के लिए गन्स और दूसरे वेपन्स लेने अपने टाउन जा रहा होता है, जहाँ एक पुलिस स्टेशन में उसे वो सब मिल सकता है। उसके साथ उसका बेटा कार्ल और एक साथी होता है। अब रास्ते में एक आदमी ऑरेंज कलर का ट्रैकिंग बैग लिए चलता है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, प्लीज मुझे लिफ्ट दे दीजिए। पर वो गाड़ी नहीं रोकते और सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इनको एक भी बुलेट नहीं मिलता। और फिर ये लोग परेशान होकर जरा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सड़क पर ट्रैप जैसा कुछ सेट किया गया है। फिर वहाँ के मार्किंग्स को ये लोग फॉलो करने लग जाते हैं तो एक बिल्डिंग के ऊपर से एक आदमी इन पर एम करते हुए कहता है कि अपने गन्स को फेंक दो और भाग जाओ। लेकिन रिक उस आदमी से लड़ता है, किसी तरह ये उसको पकड़ भी लेते हैं। ओह, तब जाकर पता चलता है कि ये तो मॉर्गन है। दोस्तों, मॉर्गन याद है ना आपको, सीजन 1 में जिस आदमी ने रिक की मदद की थी, ये वही मॉर्गन है। लेकिन मॉर्गन के बेटे का क्या हुआ ये तो पता नहीं। अब रिक उसे उठाकर ऊपर लेकर जाता है तो वहाँ मॉर्गन के कमरे में ढेर सारे बुलेट्स पड़े होते हैं। लगता है उसने यहाँ आते जाते कई लोगों से उनके वेपन्स चुरा कर रखे हुए थे। मिशोन तो कहती है कि इसको यहीं पर छोड़कर हम वेपन्स लेकर निकल जाते हैं, पर रिक कहता है क्या बात कर रही हो, इसने मेरी मदद की थी, इसे मरने के लिए छोड़कर मैं नहीं जा सकता। तब कार्ल कहता है कि पापा मुझे हमारे घर से एक जरूरी चीज लेनी थी, पर एक दोस्तों उसको अकेले जाने नहीं देता, इसलिए मिशोन उसके साथ जाती है। असल में कार्ल अपने घर जाकर अपनी फैमिली फोटो निकालना चाहता था, पर घर तो ज़ॉम्बी से भरा पड़ा होता है। जैसे तैसे ये लोग फोटो लेने में सफल हो जाते हैं। यहाँ मॉर्गन को होश आता है और वो तुरंत रिक पर हमला करने लग जाता है, लेकिन रिक उस पर चिल्लाता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या, अरे मैं रिक हूँ। तब जाकर मॉर्गन को याद आता है तो वो कहता है कि प्लीज यार रिक, मुझे जान से मार डाल, मुझे जिंदा नहीं रहना अब। असल में रिक ने मॉर्गन को एक बड़ा स्नाइपर गन दिया था कि तुम खुद ही अपनी ज़ॉम्बी वाइफ को मार डालो, लेकिन मॉर्गन की हिम्मत नहीं हुई और उसने अपनी वाइफ को जिंदा छोड़ दिया। पर एक दिन उसकी ज़ॉम्बी वाइफ ने उसके बेटे को काट दिया और वो भी ज़ॉम्बी बन गया। फिर मजबूरन मॉर्गन को अपनी वाइफ और बेटे दोनों को शूट करना पड़ा। उसके बाद वो खुद को कोसता रहा और लगभग एक साइको की तरह जी रहा था। उसने तो ढेर सारे गन्स कलेक्ट करके रखे हुए थे। रिक कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर ज़ॉम्बी से लड़ेंगे। मॉर्गन कहता है कि तुम जितने गन्स और बुलेट्स चाहो ले लो, लेकिन मैं यहीं पर रहूंगा और यहीं मरूंगा भी। रिक भी दोस्तों उसे फोर्स नहीं करता और वो वेपन्स लेकर वापस आ रहे होते हैं। रास्ते में उस आदमी का बैग पड़ा होता है जिसने इनसे लिफ्ट मांगी थी, पर लगता है उसे भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया। ये लोग उसका ट्रैकिंग बैग उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगले सीन में देखते हैं कि रिक और गवर्नर की टीम्स के बीच घमासान लड़ाई होने वाली है, लेकिन लड़ने से पहले वो एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं। एक और होते हैं गवर्नर, एंड्रिया, मिल्टन और गवर्नर का एक और आदमी, तो दूसरी ओर रिक, डॉक्टर और डेरिल। मीटिंग सिर्फ गवर्नर और रिक के बीच होने वाली है, इस वजह से बाकी लोग बाहर खड़े रहते हैं। रिक कहता है कि हम तुम्हारे टाउन के अंदर नहीं आएंगे और वैसे ही तुम लोग भी हमारी जगह में घुसना मत। इस तरह अगर हम एरिया का बंटवारा कर लें तो खून खराबे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर गवर्नर कहता है कि तुम लोग जो भी करो इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ मिशोन चाहिए। उसने ना सिर्फ मेरी बेटी को मार डाला बल्कि मेरी एक आंख भी नोच ली। तुम बस उसे मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे एरिया की तरफ कभी देखूंगा भी नहीं। तो कल तुम उसे मेरे पास
लेकर आ जाना, डील खत्म। ये कहकर वो मीटिंग खत्म करके निकल जाता है। लेकिन उसका असली प्लान दोस्तों ये है कि पहले तो वो सिर्फ मिशन की मांग करेगा, लेकिन फाइनली तो वो मिशन रिक और उसके सभी साथियों को मार ही डालेगा। और ये बात रिक बखूबी समझता है, लेकिन वो अपने साथियों को बताता है कि वो हमारे साथ युद्ध करना चाहता है। हाँ, यही बताता है वो, और कहता है कि हमें डट कर उसका मुकाबला करना पड़ेगा। रिक ने सोच लिया होता है कि गवर्नर वैसे भी हमें मार डालेगा, तो क्यों ना उससे डट कर सामना किया जाए। वहाँ गवर्नर मिशन को टॉर्चर करने के लिए एक खतरनाक सेटिंग कर रहा होता है। ये सब कुछ देखकर मिल्टन को भी लगता है कि ये तो सरासर पागलपन है। वो वैसे गवर्नर से कुछ कह नहीं पाता, लेकिन एंड्रिया से कहता है कि गवर्नर तुम्हारे सारे साथियों को खत्म करने वाला है। फिर वो एंड्रिया को भी कमरा दिखाता है जहाँ गवर्नर मिशन को टॉर्चर करने का प्लान बना रहा है। और अब एंड्रिया से रहा नहीं जाता, वो तुरंत ये बात अपने साथियों को बताने के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में वो सर्वाइवर ग्रुप के कुछ लोगों को देखती है जो फिलहाल गवर्नर के लिए काम करते हैं और टाउन के बाहर सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। वो कहती है कि मेरी बात सुनो, गवर्नर बहुत ही बुरा आदमी है, इससे पहले वो तुम्हारी भी जान ले जल्दी यहाँ से बच निकलो। लेकिन जब गवर्नर को एंड्रिया के बच निकलने की खबर मिलती है तो वो एंड्रिया को पकड़ने के लिए अपनी कार में निकलता है। गवर्नर की जगह पर एक साउंड डिवाइस लगाया गया है। ज़ॉम्बीज़ इस साउंड की ओर अट्रैक्ट होकर इस गहरे टनल में फंस जाते हैं और यही गवर्नर का ट्रैप है। ऐसे कलेक्ट किए हुए ज़ॉम्बीज़ को उसने वैन में भरकर जेल में जाकर छोड़ दिया था। अपने दूसरे हमले के लिए वो यहाँ ज़ॉम्बीज़ का दूसरा बैच रेडी कर रहा है। ये देखकर सर्वाइवर ग्रुप के लोग कहते हैं कि हम जेल में रह चुके हैं, वहाँ छोटे बच्चे हैं, प्लीज इन ज़ॉम्बी को वहाँ मत लेकर जाइए। पर गवर्नर के आदमी कहाँ मानने वाले थे। इस वजह से सर्वाइवर ग्रुप ज़ॉम्बीज़ वाले टनल को आग लगा देते हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ जल जाते हैं। यहाँ एंड्रिया भी गवर्नर की कार को अपने पीछे आता देख लेती है और सड़क से जाने के बजाय जंगल का रास्ता चुनती है। रास्ते में आते ज़ॉम्बी से लड़कर उन्हें खत्म करके आगे बढ़ती है, पर गवर्नर उसको देख लेता है। फिर एंड्रिया एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर जाती है, लेकिन गवर्नर वहाँ भी उसके पीछे आ जाता है और कहता है चुपचाप देखो, मेरे साथ चल लो। लेकिन तब एंड्रिया एक दरवाजा खोलती है तो वहाँ से कई ज़ॉम्बीज़ निकलते हैं और पूरी तरह गवर्नर को घेर लेते हैं। एंड्रिया तो सोच लेती है कि अब गवर्नर जिंदा नहीं बचेगा और वहाँ से वो निकलकर जेल के पास पहुँच जाती है। यहाँ वो रिक को आवाज देने वाली होती है कि इतने में गवर्नर उसके पीछे नजर आता है उसे और उसे ऐसे पकड़ लेता है कि उसकी आवाज नहीं निकलती। फिर वो एंड्रिया को वापस अपनी जगह पर लेकर आता है और उसे उस कमरे में बांध कर रखता है जो उसने मिशन को टॉर्चर करने के लिए तैयार किया था। फिर वो उस सर्वाइवर ग्रुप से भी पूछता है कि तुम लोगों ने ज़ॉम्बीज़ को क्यों चलाया। वो बताते हैं कि हमें पता चला है कि आप जेल पर अटैक करने वाले हैं। अरे वहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने ज़ॉम्बीज़ को जला डाला। गवर्नर कहता है कि हम उन्हें मारने नहीं वाले, इन ज़ॉम्बीज़ को तो वो आसानी से मार डालेंगे, हम तो सिर्फ उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। तब सर्वाइवर्स कहते हैं कि ये तो हमें नहीं पता था, अनजाने में हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। लेकिन गवर्नर सोच में पड़ जाता है कि ज़ॉम्बीज़ को जलाने के लिए इन्हें पेट्रोल कहाँ से मिला होगा। और तब सच सामने आता है कि मिल्टन ने ही उन्हें गवर्नर के गोडाउन से पेट्रोल निकाल कर दिया था। गवर्नर समझ जाता है कि मिल्टन भी उसके खिलाफ काम कर रहा है। दूसरी ओर रिक गवर्नर के हमले का इंतजार करते करते थक जाता है, क्योंकि गवर्नर ने अभी तक हमला नहीं किया। एक पॉइंट पर तो उसको लगता है कि अगर मैं मिशन को गवर्नर के हवाले कर दूं तो शायद वो हम पर हमला नहीं करेगा और हम चैन से जी लेंगे। तो वो डेरिल से इस बारे में बात भी करता है, उसे भी यही ठीक लगता है। लेकिन जब डेरिल मरिल को बताता है तो वो कहता है कि जब मैं गवर्नर के साथ रहकर ये सब कर रहा था तब तो तुम लोग मुझे बुरा आदमी कह रहे थे, लेकिन जब रिक अपने ही साथी को उसके हवाले करना चाहता है तो तुम उसकी वाह कर रहे हो। अजीब हो यार तुम लोग भी, तुम्हारे रूल्स भी। फिलहाल दोस्तों इस बारे में कोई फैसला नहीं होता, लेकिन पता है क्या, मरिल छुपते छुपाते मिशन के पास जाता है और उसे मार कर बंदी बना लेता है। उसे गवर्नर के पास लेकर भी जाता है। अच्छा आदमी हो, लेकिन तुम तो एकदम जल्लाद निकले। मरिल कहता है कि किसने कहा कि डेरिल अच्छा आदमी है, तुम लोग तो उसका फायदा उठा रहे हो। और वो बेवकूफ रिक की हर बात मानता है, एकदम उसकी कठपुतली बनकर। मिशन कहती है ऐसा नहीं है, रिक जो करता है डेरिल से पूछ कर ही करता है। और मुझे तो लगता है कि वहाँ सब सिर्फ इसीलिए सेफ है क्योंकि उनके साथ डेरिल है। डेरिल उन सबको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन एक तुम हो, मुझे गवर्नर के हवाले करने जा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मारकर वो तुम्हें जिंदा छोड़ देगा? नहीं, वो हम दोनों को खत्म करेगा। तुम बस उस पर अंधविश्वास कर रहे हो। मरिल ये सुनकर मिशन को खोल देता है और उसको एक चाकू देकर कहता है कि तुम वापस जेल जाओ और मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम लोग एक खतरनाक लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार रहना। ये कहकर मरिल अकेला ही गवर्नर से मिलने जाता है। तभी रास्ते में मिशन डेरिल से मिलती है और उसे बताती है कि मरिल गवर्नर से मिलने के लिए गया है। डेरिल भी तुरंत अपने भाई के पीछे जाता है। यहाँ मरिल अपनी गाड़ी का साउंड बढ़ा देता है जिससे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी ओर आकर्षित होकर गाड़ी से चिपक जाते हैं। वो उन सबको गवर्नर के एरिया में लेके जाता है और खुद गाड़ी से कूद जाता है। गवर्नर के आदमी ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लग जाते हैं तो मरिल पीछे की ओर जाकर उन शूटर्स पर गोली चलाकर उन्हें भी खत्म कर देता है। पर क्या है ना, वो पकड़ा जाता है और गवर्नर उसे बहुत टॉर्चर करता है, यहाँ तक कि वो मरिल को काटने लगता है। तुम एक गद्दार हो, ये कहकर वो मरिल को शूट कर देता है। इतने में डेरिल वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ एक ज़ॉम्बी को देखता है जो कि असल में उसका भाई मरिल है।
उसे इस हाल में देखकर वो बहुत रोता है। मरिल उसके पास आने लग जाता है तो डैरिल उसको धक्का देता है, लेकिन वो बार बार डैरिल की ओर ही आता है। मजबूरन डैरिल को अपने भाई की जान लेने पड़ जाती है। इसी बीच मिशोन जेल लौटकर रिक को सब बताती है और अब रिक और उसके साथी जल्द से जल्द जेल छोड़कर जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि गवर्नर मरिल की किए की सजा इनको जरूर देगा। यहाँ गवर्नर मिल्टन को पकड़कर बहुत बुरी तरह मारता है, क्योंकि उसने गवर्नर के साथ गद्दारी की थी। फिर उसे एंड्रा के कमरे में ले जाकर चाकू से मार देता है और उसे अधमरी हालत में वहीं छोड़ देता है। थोड़ी देर में वो मर जाएगा और ज़ॉम्बी बनकर एंड्रा को काट लेगा। यही इसका प्लान होता है। गवर्नर के जाने के बाद मिल्टन कहता है कि तुम्हारे पीछे एक कटिंग ब्लेड है, तुम उसे निकाल कर अपनी रस्सी काट डालो और जैसे ही मैं ज़ॉम्बी बन जाऊँ ना, मुझे मार डालना। एंड्रिया बड़ी मुश्किल से अपने पैर से कटिंग ब्लेड को निकाल कर एक हाथ की रस्सी खोल देती है, लेकिन इतने में मिल्टन मरकर ज़ॉम्बी बन जाता है और एंड्रिया की ओर उसको काटने के लिए आता है। एंड्रिया यहाँ पर चिल्लाती है। इसके बाद वहाँ पर क्या हुआ ये दिखाया नहीं जाता। दूसरी ओर गवर्नर टाउन के आम लोगों को बड़े ट्रक्स में लोड करके जेल पर अटैक करने की तैयारी करता है। हालांकि इन लोगों को लड़ना नहीं आता, पर उस सर्वाइवर ग्रुप के लोग कहते हैं कि अगर ज़ॉम्बीज़ को मारना होता तो हम आपके साथ जरूर आते, लेकिन आप नॉर्मल लोगों की जान ले रहे हो, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं आएंगे। गवर्नर कहता है कि ठीक है, तुम लोग यहीं पर रुको, हम उनका खात्मा करके आते हैं। लेकिन जेल जाकर पता चलता है कि वहाँ नाम के वास्ते भी कोई इंसान नहीं है। गवर्नर सोचता है कि शायद वो लोग डर के मारे कहीं भाग गए, लेकिन तब कहीं से आवाज आती है और ये लोग उसे फॉलो करते हैं। तभी अचानक कहीं से स्मोक ग्रेनेड आकर गिर जाता है और सब घबराकर ऊपर की तरफ भागते हैं। तब रिक और उसके साथी उन्हें शूट करते हैं। रिक यही चाहता था कि गवर्नर को लगे कि ये भाग गए, फिर अनएक्सपेक्टेडली उन पर हमला करके उनको मारना, यही रिक का प्लान था। गवर्नर जिन आम लोगों को लेकर आया था वो घबराकर वापस गाड़ियों में बैठ जाते हैं कि भाई हमें अपनी जान प्यारी है। और अब गवर्नर अकेला क्या करता, वो भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन रास्ते में अपनी गाड़ियाँ रोककर वो अपने लोगों से पूछता है कि तुम लोग कायरों की तरह भाग क्यों गए। वो कहते हैं कि तुमने देखा नहीं, वो लोग अंधाधुंध शूट कर रहे थे। अरे हमें ऐसे नहीं आता लड़ना। गवर्नर कहता है कि अगर लड़ना नहीं आता तो तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं। ये कहकर वो अपने ही लोगों को शूट कर जाता है। उनमें से एक लड़की को बुलेट नहीं लगती, लेकिन वो एक लाश के नीचे लाश की तरह पड़ी रहती है। फिर गवर्नर अपने बाकी आदमियों के साथ चला जाता है और अब पीछे से रिक और उसकी टीम गवर्नर का पीछा करती है कि यही अच्छा मौका है उसे खत्म करने का। रास्ते में वो आम लोगों को मरा पड़ा देखते हैं और एक गाड़ी में वो लड़की होती है जो बच गई थी। वो कहती है कि हम टाउन के आम लोग हैं, हमें लड़ना नहीं आता। गवर्नर हमें जबरदस्ती यहाँ पर लड़ने के लिए लेकर आ गया और फिर हम पर गोली भी चलाने लग गया। रिक उस लड़की के साथ गवर्नर के एरिया में जाता है। वहाँ सर्वाइवर ग्रुप इन पर शूट करने लगता है, लेकिन तब वो लड़की उन्हें सब बता देती है कि गवर्नर किस तरह का आदमी है। उसने हम सबको गोली मार दी है, मैं तो मरते मरते बच गई। यही नहीं, गवर्नर रिक से मार खाकर वापस यहाँ नहीं आया था, लगता है कहीं और भाग गया। वो बताते हैं कि यहाँ से एंड्रिया वापस जेल चली गई थी, लेकिन रिक तो कहता है कि वो जेल नहीं आई, मतलब जरूर गवर्नर ने उसे कहीं बंद करके रखा होगा। ये सोचकर वो उस जगह की तलाशी लेते हैं। आखिर वो एक कमरे में मिल्टन को मरा हुआ पाते हैं, जो कि ज़ॉम्बी बन गया था और फिर मर गया। एंड्रिया एक कोने में बैठी होती है। मिशोन उसे टच करती है तो उसका शरीर बहुत ही गर्म होता है। वो मिशोन को अपने शरीर में ज़ॉम्बी बाइट का निशान दिखाती है। असल में मिल्टन ने एंड्रिया को काट लिया था, जिसकी वजह से एंड्रिया भी ज़ॉम्बी बनने वाली है। सभी बड़े दुखी होते हैं। एंड्रिया कहती है कि तुम लोगों को मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही अपना अंत कर लूंगी। ये कहकर वो खुद तो गोली मार देती है। रिक गवर्नर के उस टाउन के सारे लोगों को जेल में लाने का फैसला करता है, क्योंकि अब गवर्नर और उसके आदमियों के बिना वो टाउन सेफ नहीं है। ऊपर से टाउन में बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी हैं। उन सब की सेफ्टी के लिए रिक उन्हें जेल लेकर आता है। ज्यादा लोग होंगे तो यहाँ सेफ्टी भी रहेगी। उसकी ये सोच तो बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इनके पास जो खाना है वो जल्दी खत्म हो जाएगा और इतने लोगों को खिलाना पिलाना कोई मामूली बात नहीं है। इनके खाने का इंतजाम कैसा होगा? गवर्नर जो अपने आदमियों के साथ अपने लोगों को छोड़कर भाग गया था, उसका क्या हुआ? क्या वो वापस इनके लिए सरदर्द बनकर आएगा? इन्हीं सवालों के साथ वॉकिंग डेड का सीजन 3 यहाँ पर खत्म होता है और इन सवालों के जवाब मिलेंगे सीजन 4 में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।